Okay, good afternoon. Am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. Okay. So प्रीवियस क्लास में हमने एक स्पेशल टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिस्कस किए थे जो कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हमने देखा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट क्या होता है एंड उनका जो डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये सब बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम वहाँ से एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो न्यूमेरिकल जो है of 50 pound force is applied to 0.1 inch of barium titanate, which is of thickness 0.01 inch. Okay. Sorry. Calculate the field. Calculate the field. Given that modulus of elasticity of barium titanate is 10 into 10 to the power 6 PSI. PSI means pound per square inch, ठीक है। And D is equal to 100 into 10 to the power minus 12 मीटर पर वोल्ट, ठीक है, minus 12 मीटर पर वोल्ट। सो यहाँ पर ये डेटा दिया गया है, ठीक है। सो देखो न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है। So a 50 pound force is applied to 0.1 inch which is thickness 0.01 inch, ठीक है। तो ये एक सीट है जिसका जो लेंथ एंड विड्थ दिया गया है। यहाँ पर हमें फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है, फील्ड को कैलकुलेट करना है। और जो बताया गया है कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का 10 into 10 to the power 6 एंड डी का जो वैल्यू दिया गया है 100 into 10 to the power minus 12, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो डी का जो वैल्यू है, ये जो डी है, ये डी एक्चुअली है क्या, बताओ तो। ये डी क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
सर पीजोइलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट। पीजोइलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट और पीजोइलेक्ट्रिक वोल्टेज कांस्टेंट को किस लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं? जी Small सर। g. स्मॉल जी। सो यहाँ पर ये जो है ये क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट। ठीक है, सो पीजो इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट। सो पहले लिख लो यहाँ पर गिवन डेटा जो दिया गया है, गिवन डेटा। तो पहले पहले जो है क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 10 × 10⁶ PSI। यस सर। नेक्स्ट जो दिया गया है डी, डी का वैल्यू, डी क्या होता है? डी होता है पीजो इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है 100 × 10⁻⁻12 मीटर पर। ठीक है, मीटर पर वोल्ट। अच्छा, सो पहले यहाँ पर हमें फील्ड को निकालना है। ठीक है, फील्ड को निकालना है। सो फील्ड को निकालने से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? यहाँ पर तो यहाँ से तो हमें एरिया मिल ही जाएगा। ठीक है, और जो फोर्स का वैल्यू दिया गया है, फोर्स फोर्स का जो वैल्यू दिया गया है कितना है? 50 पाउंड, 50 पाउंड। तो यही डेटा दिया गया है। तो पहले एरिया को निकाल लो, एरिया को कैलकुलेट करो। सो एरिया ए का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। ठीक है, कितना आ रहा है? इधर 2 इधर 1, मतलब 10⁻³ स्क्वायर इंच, है ना? 10⁻³ स्क्वायर इंच। अच्छा, अब बताओ कि जो फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे? बताओ तो। देखो, जो पिछले क्लास में हमने जब डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड जब डिस्कस किए थे, तो वहां पर जो उसका जो डेफिनेशन हमने देखा था, वहीं पर इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या क्या था? डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट का जो फॉर्मूला हमने बताया था या डेफिनेशन हमने बताया था, क्या है? अरे बताओ। सर E इक्वल टू DE। E इक्वल टू DE। DE। अच्छा, और डायरेक्ट इफेक्ट का जो फॉर्मूला था वो क्या था? ये तो इनवर्स इफेक्ट है ना। डायरेक्ट इफेक्ट का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था? वो क्या था? सर E इक्वल टू G सिग्मा। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं, बताओ। E इक्वल टू G सिग्मा। सो यहाँ पर देखो, ये जो D है, E इक्वल्स टू, और एक फॉर्मूला भी होता है E इक्वल्स टू G सिग्मा। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। E इक्वल टू D इंटू ई। यहाँ पर E क्या है? ये जो E है, Strain. ये क्या है? स्ट्रेन। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू D बाई ई। सो यहाँ से E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E अपॉन D, है ना? E अपॉन D। सो देखो, D का वैल्यू तो दिया गया है क्वेश्चन में, हमें स्ट्रेन का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, स्ट्रेन का वैल्यू को हमें निकालना है। तो स्ट्रेन कैसे हम निकालेंगे? यहाँ से स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है?
Sir, stress by modulus of electricity. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेन होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको ई ले लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो ये जो स्ट्रेस है, अब हमें यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो दिया गया है, लेकिन स्ट्रेस को हमें निकालना है। ठीक है, सो बताओ तो ये स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा? अंकिता बताओ, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस क्या है? सिग्मा। 1 minute. अंकिता बताओ। Sir, stress का formula is the force by area. फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 50 पाउंड है ना? Sir, 50. 50 Yes, sir. पाउंड। एंड ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका वैल्यू क्या है? नहीं, यहाँ पर जो होगा एरिया, Area, sir. एरिया का वैल्यू कितना है? 10 to the power minus 3 inch. इसको कैलकुलेट करो। कितना आएगा? इधर देखो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 10 to the power 3 एंड 10 मतलब कि 10 to the power 4, सो 5 इंटू 10 to the power 4 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस का वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दो और देखो स्ट्रेन कितना आ रहा है। स्ट्रेन का वैल्यू कितना आएगा देखो, यहाँ पर पुट करो इस वैल्यू को, 5 इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है? 10 इंटू 10 to the power 6। 6 तो यहाँ पर 10 to the power 4 है, 10 to the power 6 है, सो नीचे 10 to the power 2 रह जाएगा, यहाँ पर 1, तो 10 to the power 3, नीचे 10 to the power 3, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? 10 to the power minus 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन का वैल्यू। सो यहाँ से अब हमें फील्ड का वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो फील्ड, यहाँ पर अप्लाइड फील्ड कितना होगा? इसका आंसर बताओ। अप्लाइड फील्ड दैट मींस ई, ई क्या है? ई बाई डी। सो यहाँ पर स्ट्रेन अपॉन पीजोइलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट। सो स्ट्रेन का वैल्यू तो आ गया है 5 इंटू 10 to the power minus 3, और डी का वैल्यू कितना है? 100 इंटू 10 to the power minus 12। तो कैलकुलेट करो। यहाँ पर 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 12, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 10 to the power Sir, 5 into 10 to the power 7. power। इसका यूनिट क्या आएगा फील्ड का? वोल्ट
पर, ठीक, वोल्ट पर मीटर। सो यही अप्लाइड फील्ड है, ठीक है, यही हमारा रिजल्ट है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर फॉर्मूले पता होगा तो इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो ये था हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और एक मटेरियल है इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था कि और एक इफेक्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो जिस मटेरियल में ये इफेक्ट दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पायरो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। सो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हमने क्या बताया था, क्या बताया था पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में? रुचिका बताओ, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो जब हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो हम लोग को आयोनिक डिफॉर्मेशन होता है, तो देन हम लोग को फील्ड मिलता है। बस इतना ही? इसका उल्टा इफेक्ट नहीं होता है? ये फिर वाइस वर्सा में मतलब दोनों होता है। तो वो तो बताना चाहिए। और इसका उल्टा ऑपोजिट इफेक्ट क्या होता है? इसका ऑपोजिट इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है? कोई और बताना चाहेगा? फिर इनवर्स इफेक्ट। मतलब कि कुछ ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसको क्या होता है, जिसके ऊपर जब हम मैकेनिकल फोर्स का अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इसका उल्टा इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसका आयनिक जो डिफॉर्मेशन होता है उसके वजह से क्या होता है, उसका स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। सो यही तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लेकिन हमने बताया था पायरो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है, पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर किसी भी मटेरियल, कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा भी होता है जो क्या है, जिसका टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो उसके अंदर हमें पोलराइजेशन दिखने को मिलता है, ठीक है। जब भी हम मटेरियल का टेम्परेचर को चेंज करते हैं तब भी पोलराइजेशन हमें दिखने को मिलता है। पोलराइजेशन के वजह से क्या होता है, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। सो ये जो इफेक्ट है इसको ही हम पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और जिस मटेरियल में ये इफेक्ट हमें दिखने को मिलता है उसको हम पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। सो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, देखो, अ चेंज in the temperature, change in the temperature of pyroelectric crystal causes a change in its polarization, which can be detected,
can be written. This is called pyroelectric इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी हम किसी भी पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, सो उसमें हमें पोलराइजेशन दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है इसको हम पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो पोलराइजेशन एंड टेम्परेचर इज रिलेटेड बाय del P is equal to small p into del T। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, वेयर डेल पी, यहाँ पर डेल पी क्या है? चेंज इन पोलराइजेशन। ठीक है, चेंज इन पोलराइजेशन, चेंज इन पोलराइजेशन। पी क्या है? पी क्या है? पी है पायरोइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, पायरो स्मॉल पी। ठीक है, स्मॉल पी पायरोइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट। एंड ये जो हमारा डेल टी है, डेल टी क्या आता है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर, मान लो किसी भी एक पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं? डेल टी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जब ऐसा होगा तो उसका पोलराइजेशन में जो चेंजेस आएगा, कितना आएगा? डेल पी, डेल पी। ठीक है, सो ये जो मटेरियल है इसके वजह से ये बहुत सेंसिटिव मटेरियल होता है। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव, इसलिए सेंसर एप्लीकेशन में हम इस मटेरियल को, पायरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, इसको हम यूज करते हैं। और इसका जो ये जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन का वैल्यू एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल कितना पोलराइज्ड होगा। सो ये जो फिगर ऑफ मेरिट है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा P डिवाइडेड बाय रो, रो C एप्सिलॉन टू द पावर 1/2। ठीक है, एप्सिलॉन टू द पावर 1/2। सो पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल होने के लिए ये जो फिगर ऑफ मेरिट है, इसका वैल्यू हाई होना चाहिए। ठीक है, और इसका वैल्यू डिपेंड करेगा इन पैरामीटर के ऊपर। सो यहाँ पर ये जो P है, P क्या है? स्मॉल p तो पायरोइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल p यहाँ पर पायरोइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट है। लेकिन रो क्या है? रो होता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, रो जो होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर ये जो C दिख रहा है, ये C क्या है? यह स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। C क्या है? स्पेसिफिक हीट। एंड ये जो एप्सिलॉन दिख रहा है, एप्सिलॉन क्या है? ये तो हम जानते हैं कि ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है,
ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और फिगर ऑफ मेरिट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट्स होता है, हाउ सेंसिटिव द मटेरियल, ठीक है, हाउ सेंसिटिव द मटेरियल। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट indicates how sensitive the material, ठीक है, how sensitive the material for pyroelectric material, F should be high, ठीक है, for ये बात याद रखना, ठीक है, for pyroelectric material the value of figure of merit should be high, should be high, should be high। अब देखो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये फिगर ऑफ मेरिट कब ज्यादा हो सकता है, जब ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लो होगा, है ना, लो होगा। तो जब ये लो होगा तब फिगर ऑफ मेरिट हाई होगा। और इस टाइप का जो मटेरियल होता है पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। लेकिन जिस मटेरियल का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो वो मटेरियल पायरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को उतना अच्छा, उतना ज्यादा शो नहीं करता है। सो पायरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए ये जो फिगर ऑफ मेरिट, इसका वैल्यू हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और ये हाई तब भी होगा जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू कम होगा, ठीक है, कम होगा। सो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली हमारा पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। सो इसका जो एग्जाम्पल होता है, कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे कि LiTaO3 लिथियम टाइटेट, ये जो होता है ये एक अच्छा पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। इसका जो एफ का वैल्यू है, एफ का वैल्यू बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये मटेरियल बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, कॉस्टली होता है। एंड इसके अलावा भी और एक होता है जैसे कि एट, राइट, इसका जो एफ का वैल्यू होगा वो मॉडरेट होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, इस मटेरियल के लिए एफ का वैल्यू, एफ इज इक्वल टू एफ का वैल्यू गुड, मतलब अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन ये मटेरियल कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसका वैल्यू, यहाँ पर एफ का वैल्यू जो होगा मॉडरेट होगा, ठीक है, मॉडरेट होगा, लेकिन ये कंपैरेटिवली चीप, इससे थोड़ा चीप होता है, ठीक है, चीप होता है। सो इसलिए इस मटेरियल को हम ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो फिगर ऑफ मेरिट है वो मॉडरेट है, लेकिन ये मटेरियल चीप भी है, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक मटेरियल है, जो क्या होता है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। चलो हम देख लेते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक्चुअली है क्या? देखो मैग्नेटिक, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल डिस्कस कर रहे थे तब हम मैग्नेटिक जितना सारा मटेरियल होता है, जैसे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, ये सब हम सब मटेरियल हम डिस्कस कर चुके हैं। सो वहाँ पर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब डिस्कस कर रहे थे, सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक्चुअली क्या इफेक्ट हमें दिखने को मिलता था, याद है ना? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
ये याद है ना, या फिर भूल गए? बताओ, रिचिका बताओ, रिचिका सिंह बताओ। फेरो इलेक्ट्रिक जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, यस सर। हाँ बताओ। सर फेरो मैग्नेट मटेरियल पूछा। हाँ, फेरो इलेक्ट्रिक तो हमने अभी तक पढ़ाया नहीं, तो फेरो मैग्नेटिक ही पूछ रहे हैं, बताओ। सर उतना डिटेल फेरोमैग्नेटिक में, उतना मटेरियल में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट जो है वही बताओ। सर ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, मैग्नेट मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसके अंदर एक्चुअली क्या रहता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल से फेरो को अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, बताओ तो। फिगर में ही डिफरेंस है। पैरामैग्नेटिक तुम बोल रहे हो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्शन होता है, सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। सर वो फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट स्ट्रांगली होता है अट्रैक्ट और वो होता है, वीकली होता है। हाँ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, कि इसका रीजन क्या है, वही तो हम पूछ रहे हैं कि वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है ना। इसका तो कुछ रीजन है, ये तो हमने बताया था जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सोचो। याद नहीं आ रहा है? हम्म, सर रीजन याद नहीं आ रहा। रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे याद आए? अच्छा सौरभ, क्लास में है क्या? यस सर। बताओ तो। सर उसमें डोमेन्स प्रेजेंट होता है। यस, वेरी गुड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो उसका डोमेन स्ट्रक्चर होता है, ये तो हम कई बार बोल चुके हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है? क्योंकि उसके अंदर डोमेन होता है, ठीक है, जो कि उसका जो डाइपोल मोमेंट है बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है इसलिए ही तो उसका जो नेबरिंग जो डाइपोल होता है, आसपास का जो डाइपोल होता है, उसको अपने ओर खींच के उसका डायरेक्शन एक ही दिशा में रखता है और एक एक छोटा छोटा डोमेन बनाता है ना। सो जब भी क्या होता है, जब भी ये मटेरियल के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उस मैग्नेटाइजिंग फोर्स के वजह से उसका जो डोमेन है वो डोमेन उसके डायरेक्शन में मूव करने की या फिर रोटेट करने की कोशिश करता है फील्ड के डायरेक्शन में, और उसका जो आसपास का जो डोमेन होता है वो सारे डोमेन मिलके एक बड़ा सा जाइंट सा डोमेन बन जाता है ना। सो वही तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट होता है। सो यहाँ पर फेरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे थे। अब देखो, ये जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है यहाँ पर भी वैसे ही प्रिंसिपल काम करता है। फेरो मैग्नेटिक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल सेम प्रिंसिपल काम करता है। सो मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर उस फील्ड के जगह हम क्या अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे, है ना। और इसके अंदर जो डाइपोल बनेगा, कौन सा डाइपोल बनेगा? इलेक्ट्रिकल डाइपोल
और फील्ड के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होता है, सो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, फील्ड के वजह से पोलराइज्ड होता है। सो वहां पर मैग्नेटाइज जो टर्म है, सिमिलर टर्म डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए पोलराइजेशन, ठीक है। वहां पर जो मैग्नेटाइजेशन है, यहाँ पर पोलराइजेशन, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। बस यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम है। अब देखो, अच्छा अभी 1 मिनट ही बचा है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सो अभी देखो, मान लो कि ये है, ये एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल हमने लिया है, ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है। और हम जानते हैं कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। और परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या करता है, आसपास का जो डाइपोल मोमेंट है उससे मिलके एक डोमेन बनाता है, छोटा छोटा डोमेन बनाता है ना। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अच्छी तरह से तुम लोगों को समझ में आया होगा तो ये भी बहुत इजीली समझ में आएगा। सो ये एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल हमने लिया है, जिसके